हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास मान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भूगोल जंक्शन पर। अक्सर बचपन में आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि ये धरती गोल के साथ साथ इस धरती के अंदर क्या है। जितनी क्यूरियोसिटी लेवल ये आपके मन में पैदा करता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। एग्जामिनर हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से जरूर पूछता है और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये कंफर्म करता हूं कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आपको देने में 1% भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के डायरेक्ट टॉपिक पर। यह है हमारी अर्थ, गोल है लेकिन हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो ये बाहर वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं क्रस्ट। जो उसके बाद हिस्सा आता है मेंटल, वो वाला मेंटल नहीं, पागल वाला नहीं, दूसरा मेंटल है ये। और जो तीसरा और चौथा पार्ट है ये एक ही माँ के 2 बेटे यानी कि कोर है, आउटर कोर और इनर कोर। सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल 1 की यानी कि क्रस्ट की, जिस पे हम रहते हैं, जहां मैं अभी खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि यहीं तो सारा कुछ बचा हुआ है भाई, यहीं तो है सब कुछ जो है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे क्रस्ट पर ही रहते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ी चित्रकारी करनी पड़ेगी, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो मान लीजिए ये है हमारी क्रस्ट जहां हम खड़े हैं और ये है आम का पेड़, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि भाई क्रस्ट है ये। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो इस क्रस्ट की डेप्थ है, यानी कि जो ये जो चौड़ाई इसकी कहते हैं, यानी कि जो डेप्थ है ये कितनी है। एग्जामिनर सीधा सीधा भी कई बार आपसे ये चीज पूछ लेता है, तो ये कितनी है? ये है 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर गहरी है भाई, छोटी मोटी नहीं है ये चीज। दूसरा सवाल ये आता है कि जो ये क्रस्ट है ये बनी किस मटेरियल से है। रॉक्स हैं वो किस मेटल से बने, उनके अंदर तो कुछ होगा। तो उसके लिए उससे पहले हमें इस क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। 2 पार्ट में डिवाइड करने के पीछे का रीजन क्या है? आपने अर्थ पर देखा होगा कि मोस्टली जो एरिया कवर है वो या तो ओशियन से है या हमारे कॉन्टिनेंट से है। तो इसी 2 नाम से हमने इस क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा पार्ट है ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट। अब कॉन्टिनेंटल ओशियनिक क्रस्ट में जो मेटल्स हैं यानी कि जो रॉक्स हैं, जो नीचे की ये स्लैब है इसकी, इसी स्लैब पे है ना सब कुछ। ये जो है ये मान लो अगर हमारा कॉन्टिनेंट है और ये हमारे ओशियन है, ऐसा ही होगा ना। ओशियन पानी है ना ऊपर, पानी जिस चीज पर खड़ा है वो नीचे जो क्रस्ट है यानी कि जो लेयर है, जो रॉक्स की लेयर है वो ये है। तो ये क्या दोनों सेम मेटल से बने हुए हैं? यानी कि जो इनकी कंपोनेंट्स है क्या वो दोनों सेम कंपोनेंट्स है? नहीं। जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है ये बनी है हमारी सियाल से। सियाल बोले तो सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। और जो ओशियनिक क्रस्ट है ये हमारी बनी है सीमा से। सी दोनों में आएगा, यानी कि सिलिकॉन और ओशियनिक क्रस्ट में और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में दोनों में है। बात आती है आखिरी लास्ट वाले मेटल की, जो लास्ट में लिखा हुआ है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। अब हमें यह पता लग गया कि जो रॉक्स हैं वो किस चीज से बनी है। हमें हाइट का यानी कि डेप्थ का पता लग गया कि इसकी मोटाई है जो पहले वाली लेयर की ये कितनी है। अब सवाल क्या आता है यहाँ पे? और कोई सवाल ही नहीं आता भाई, यही है। क्रस्ट में सिर्फ इतना ही आएगा, इससे ज्यादा एग्जामिनर इसमें क्या पूछेगा? 3 ही तो सवाल बनते हैं। इसकी डेप्थ क्या होगी, कितने पार्ट्स में ये डिवाइड है, और इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स है वो क्या होंगे। तो ये हो रही थी बात हमारी क्रस्ट की। बहुत ऊपर का पार्ट है। आपने कहावत सुनी है ना कि बाहरी सुंदरता कुछ नहीं होती भाई, सुंदरता हमारे अंदर छिपी होती है। ऐसे ही धरती के बाहर तो सिर्फ ये बाहरी सुंदरता है, जो असली हमारी अर्थ की जो ब्यूटी है ना वो धरती के अंदर छिपी हुई है। वही आज हमें पता करनी है, वो सुंदरता आखिर है क्या। अब इसके बाद ये तो होगी हमारी क्रस्ट। इसके बाद बात करते हैं हम जो इसके नीचे लेयर आती है। 34 किलोमीटर तक तो हो गई, उसके नीचे क्या होगा? उससे पहले आप एक छोटा सा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने वोल्केनिक इरप्शन होते हुए देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा उसमें से लावा बाहर आता है। क्या आपके मन में 2 सवाल नहीं उठे? मेरे मन में तो हमेशा उठते थे। पहला ये कि ये आ कहाँ से रहा है। चलो भाई ये भी हमने मान लिया कि ये नीचे से आ रहा है।
और जो लावा है वो गर्म क्यों है, उसके गर्म होने के पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन भी भाई बताता हूं। उसके पीछे का रीजन है आर्थर होम्स। कोई आदमी नहीं नीचे गर्म कर रहा है उसको, उसने डिस्कवरी की थी, यानी कि उसने पहली बार ये बात बताई थी कि जो अर्थ के अंदर जो लावा है, जो टेम्परेचर की वजह से इतना हीटअप होके आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। किसने बताया था? आर्थर होम्स ने। और क्या बताया था? उन्होंने बताया कि भाई ये जो धरती के अंदर जो इतना टेम्परेचर राइज हुआ है ना, इसके पीछे जो कारण है वो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का होना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का होना। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब रिएक्ट होते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, ये इस तरीके के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का प्रेजेंट होना धरती के अंदर ही उसको हीट जनरेट करके देता है, उसका टेम्परेचर बढ़ाता है। साथ में ही उन्होंने एक बात और बताई, क्या कि जैसे ही हम अर्थ से 32 मीटर नीचे जाते, मानो मैं यहां खड़ा हूं और लेकर कुल्हाड़ा कर दूं शुरू, यहां खुदाई, क्या खुदाई शुरू कर दूं, तो जैसे ही मैं 32 मीटर नीचे जाऊंगा तो जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस आएगा ना, वो 1 डिग्री का आएगा। कितने का आएगा? 32 मीटर जाने पे कितना डिफरेंस आ जाएगा? 1 डिग्री का। यानी कि इस रूम में अगर 25 डिग्री टेम्परेचर है, 32 मीटर नीचे जाने के बाद 26 डिग्री हो जाएगा। अब ये 2 बातें हमें पता लग गई कि नीचे हीट का रीजन क्या है। दूसरा सवाल क्या आएगा कि आखिर ये जो वोल्केनो में से जो मैग्मा आया कहां आया है, ये कितनी नीचे से आया है? कि 32 मीटर से ही आ गया क्या सर, या 10 मीटर से आया है? नहीं, ये आया है 100 किलोमीटर नीचे से। कुछ बुक्स में ये 200 भी लिखा है, बट हम चलेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। भाई गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट की एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें ये 100 किलोमीटर लिखा हुआ है। लेकिन एक बात और इसमें है कि 100 किलोमीटर, सर आप तो कह रहे हो कि क्रस्ट के बाद ही मेंटल यानी कि दूसरी लेयर स्टार्ट हो जाती है, तो फिर 100 किलोमीटर वाली बात क्यों बताई हमें? इसके पीछे भी एक रीजन है। आपने एक टर्म का नाम सुना होगा, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। देने वाला जो क्वेश्चन दे रहा है वो ये सोच के नहीं दे रहा है कि भाई ये इतना इजी है, इसको मैं क्वेश्चन बना के दूं या नहीं दूं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस क्वेश्चन को इजी कैसे बनाते हैं। तो लिथोस्फेयर वर्ड को समझने के लिए हमें एक चीज पहले ये समझनी पड़ेगी कि भाई ये मेंटल तो है, पागल है, लेकिन जो 34 किलोमीटर के बाद जो नीचे का जो एरिया आता है, वोल्केनो कहां से स्टार्ट होता है? 100 किलोमीटर से। क्रस्ट कहां खत्म हो गई? 34 किलोमीटर पे। तो जो ये बीच का जो एरिया है, यानी कि ये मेंटल का जो एरिया है 100 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर तक, 34 से 100 के बीच में जो 66 किलोमीटर का एरिया है ना, इस एरिया को, और साथ में क्रस्ट का जो एरिया होता है ऊपर वाला 34 किलोमीटर का, ये मिलाकर हो गया 100 किलोमीटर। इन दो को हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। अगर आपको पूरी ज्योग्राफी में कहीं भी लिथ वर्ड सुनने को मिल जाए तो समझ लेना कि रॉक की बात हो रही है, यानी कि चट्टान की बात हो रही है। अब लिथोस्फेयर हम समझ चुके हैं। उसके बाद बात आती है वोल्केनो की, लावा की। अब एक और मैं आपको एक मजेदार फैक्ट बता के जाता हूं कि ये जब लावा जब बाहर आता है ना, इसे हम लावा बोल देते हैं, बट जब ये अर्थ के अंदर ही होता है इसे हम मैग्मा बोलते हैं। तो अगर मैं इस वीडियो में आगे मैग्मा वर्ड यूज करूं तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ लेना कि सर लावा की ही बात कर रहे हैं। अब हम कहां तक पहुंच गए, कितनी डीप तक पहुंच गए? 100 किलोमीटर तक का हमने सारा खेल समझ लिया। आगे का खेल अब समझते हैं। इसके नीचे का जो पार्ट है 100 किलोमीटर से नीचे का, वो कुछ इस प्रकार का हमें दिखाई देगा। देख रहे हैं ये बादल जो बने हुए हैं, ये बादल क्यों बने हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से। ये भी आपको पता लग चुका है। तो जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो ये हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं,
यही है वो सारा लावा यानी कि मैग्मा का खेल, यही है वोल्केनिक इरप्शन के पीछे का रीजन बनता है। चलो वोल्केनिक इरप्शन वगैरह हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी हम वापस आते हुए लेयर्स पे आ जाते हैं। कई बार क्या होता है ना, भावनाओं में मैं बह जाता हूँ कि ये भी बता देता हूँ वो भी बता देता हूँ, बट नहीं, इतनी लोड लेने की टेंशन की बात नहीं है। आज हम सिर्फ लेयर्स की ही बात करेंगे। आप ये समझ गए कि ये एरिया जो है मोल्टन लावा वाला एरिया है। इस एरिया को साइंटिस्ट ने एक टेक्निकल टर्म का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? उसे हम बोलते हैं एस्थीनोस्फेयर। एस्थीनोस्फेयर सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट जब आप कंसेप्ट को समझ जाओगे ना, जब आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो बहुत इजी हो जाती है वर्ड टर्म्स को याद करना। लिथोस्फेयर यानी कि चट्टान, एस्थीनोस्फेयर यानी कि लावा की यहां बात हो रही है। अब क्वेश्चन क्या आता है इसमें दूसरा, कि जो इसकी विड्थ है, इस लेयर की जो विड्थ है, ये कहां तक है सर लावा? क्या धरती के बिल्कुल अंदर तक हमें यही लावा देखने को मिलेगा, सेंटर तक? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये जो हमें देखने को मिलेगा, ये हमें मिलेगा 700 किलोमीटर तक देखने में, यानी कि 700 किलोमीटर। सोच रहे हो कितना ज्यादा मैग्मा होगा अंदर? भाई मैं तो कई बार ना ज्योग्राफी के फैक्ट्स पढ़ता हूं ना और सब सुनता हूं, मेरा तो दिमाग ही फट जाता है कि भाई इतना सब कुछ है, हमें पता ही नहीं है, हमारे नीचे पैरों के नीचे इतना सब कुछ हो रहा है। चलो छोड़िए, पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि धरती पे एक एग्जाम नाम की भी बला होती है, स्टेट पीसीएस नाम की भी एक बला होती है। उस बला को कर लो, इससे तो हम बाद में निपट लेंगे। चलिए, 700 किलोमीटर तक हमें पता लग गया कि एस्थेनोस्फेयर है, लावा है। अब ये कौन सा पार्ट है? जैसे हमने क्रस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, ऐसे ही हमने मेंटल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एस्थेनोस्फेयर का पार्ट आ गया, लेकिन एक चीज और, एक बात और भाई, कहीं बाद में बोल दो कि सर ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं था हमें। जो लिथोस्फेयर है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई जो लिथोस्फेयर के अंदर जो क्रस्ट का पार्ट है, क्या सिर्फ वही लिथोस्फेयर में है? नहीं, सम पार्ट ऑफ मेंटल। क्यों? 34 किलोमीटर के बाद जो 100 किलोमीटर तक का पार्ट था भाई, वो भी तो मेंटल का ही था, तो ये आपको याद करना है। दूसरा कि एस्थेनोस्फेयर ये किसका पार्ट है? ये भी मेंटल का पार्ट है, लेकिन ये अपर मेंटल का पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा, मेंटल के ऊपर वाले हिस्से का पार्ट है। अब अपर अगर कोई चीज है तो जाहिर सी बात है लोअर में भी भाई नीचे कुछ होगा। तो जो लोअर मेंटल का पार्ट है, यानी कि ये पार्ट, ये अपर मेंटल हो गया। यूपी, उत्तर प्रदेश भैया, वो नहीं। चलो, लोअर मेंटल एलएम। अब इसकी क्या कहानी है? अब अच्छा चलो एक बात बताओ, ये हमने पढ़ लिया कि मोल्टन फॉर्म में लावा था। क्या बिल्कुल ही मोल्टन फॉर्म में था, पानी की तरह था? नहीं, वो सेमी लिक्विड में है। ये वर्ड्स एग्जामिनर एग्जैक्ट ऑप्शन में दे देता है कि जो एस्थेनोस्फेयर है, क्या वो लिक्विड फॉर्म में है वहां पे मटेरियल, या सेमी लिक्विड फॉर्म में है। तो याद रखिएगा कि वो सेमी लिक्विड फॉर्म में है, फुल्ली लिक्विड फॉर्म में नहीं है। जैसे कि शहद होता है, शहद और पानी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कहने में तो जनरल सी लैंग्वेज में, भाषा में हम उसको कह सकते हैं कि तरल पदार्थ है, बट नहीं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो टेक्निकल टर्म्स में आपको हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती है जो हमारे सिलेक्शन में हमें परेशानी देती है। तो वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होगा। अब आ गई लोअर मेंटल की बात। सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि भाई ये गहरा कितना है, इसकी मोटाई कितनी है। ये है 2900 किलोमीटर तक। कितना? 2900 किलोमीटर तक। दूसरा सवाल क्या आता है, क्या सर इसमें भी कुछ आगे और फर्दर डिवाइड है? नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, मेंटल की कहानी यहीं हम समाप्त करेंगे, आज ही करेंगे। लेकिन क्या ये सेमी लिक्विड फॉर्म में है ये भी, या ये सॉलिड फॉर्म में है, या ये लिक्विड फॉर्म में है? तो ये है सॉलिड फॉर्म में। ओहो, क्या सर ये क्या कहानी बता रहे हो आप? कभी कहते हो कि ऊपर वाला पार्ट अपर मेंटल लिक्विड सेमी लिक्विड फॉर्म में है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने की वजह से। नीचे क्या हो गया, टेम्परेचर को एसी वेसी लगा दिया क्या? नहीं, उसके पीछे का कंसेप्ट समझो। फैक्चुअल डाटा यहां कवर हो चुका है, उसके पीछे का कंसेप्ट अब कवर होगा। हमें ये पता है कि नीचे हम जैसे जाते हैं टेम्परेचर राइज होता है, बट जो ये वजन है भाई, ये इतना सारा जो वजन है धरती का 700 किलोमीटर तक का, ये क्या उस पर प्रेशर नहीं डालेगा? और आपको पता है कि जब कहीं प्रेशर ज्यादा होता है, उसके मॉलिक्यूल्स पर जब इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते।
जब हम स्टेट चेंज करते हैं, जब हम लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं ना, तो यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स दूर नहीं हो पाए, प्रेशर इतना ज़्यादा उस पर आ गया कि वो मॉलिक्यूल्स वहीं रह गए और सॉलिड स्टेट में ही रह गए। तो यहाँ टेक्निकल टर्म में अगर आपको एग्जाम में लाइन लिखनी है तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे माना कि टेम्परेचर का इफेक्ट है, बट उससे ज़्यादा प्रेशर का इफेक्ट है, जिसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट में ही है। तो ये यहाँ कहानी थी मेंटल की, यानी कि सेकंड लेवल की। सेकंड लेवल हमने देख लिया, अब आते हैं थर्ड लेवल पे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था ना कि अंदर की सुंदरता ही सबसे मेन होती है। तो भाई धरती की जो अंदर की असली ब्यूटी है ना, वो ब्यूटी यही है। पहले मैं आपको उस ब्यूटी के दर्शन करवा देता हूँ। वो ब्यूटी दिखती कैसी है, वैसे देखी तो मैंने भी नहीं कभी रियल लाइफ में, बट भाई पिक्चर्स में हम देख लेते हैं कभी कभी। ये आ गई वो ब्यूटी, देखिए लग नहीं रही भविष्य बताने वाली गेंद कि देखो और भविष्य बता दे। वो जादुई वाली जो बैठी होती है भविष्य बताने वाली, वो नहीं है, बच के रहो भाई, बहुत गर्म है ये जगह। चलो इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या असल में इसका खेल। यहां तक हम समझ चुके हैं। अब इसी के नीचे ये लो भाई, और जगह दे दो भाई, असली ब्यूटी के लिए ज्यादा जगह चाहिए, समझना भी तो है उस ब्यूटी को हमने। तो ये आ गई वो ब्यूटी। अब उस ब्यूटी को पहले तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अकेली ब्यूटी इतनी संभलेगी भी नहीं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इसको नाम क्या दिया, एक को हमने नाम दिया आउटर कोर का OC, एक को हमने नाम दिया IC इनर कोर का। वो अपर मेंटल था, लोअर मेंटल था, ये आउटर कोर है और इनर कोर है। इसके पीछे का भी मैं रीजन बताऊंगा कि आउटर और इनर क्यों है और वो अपर और लोअर वर्ड क्यों यूज करा है। सोचो, ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही सोच का है कि क्यों है ऐसा, बारिश हो रही है क्यों हो रही है, ये लिक्विड है क्यों है, सब कुछ सोच का ही खेल है। तो आते हैं डायरेक्ट आउटर कोर पर। अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये सॉलिड फॉर्म में था तो ये किस फॉर्म में होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर ने पूछा है तो जरूर कुछ ना कुछ घपले वाली बात होगी। घपले वाली तो बात है भाई यहाँ, लेकिन उससे पहले पिछले टॉपिक में एक चीज रह गई छोटी सी, याद आ गई घपले से, वो बताता चलता हूं। वो क्या थी, हमें ये पता था ये सियाल और सीमा से बना है। आपके मन में तो आया नहीं होगा ये सवाल, आपने सोचा कि मजा आ रहा है, सर पढ़ा रहे हैं, भविष्य की बातें हो रही है, गेंद वेंद दिखा रहे हैं चमकती हुई, मजा आ रहा है। मजे के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, नहीं तो वो मजा सजा में बदल जाता है। तो जो ये पार्ट था मेंटल का, ये किस मटेरियल से बना था। सोचा कभी कि ये लिक्विड और सॉलिड स्टेट में तो है, लेकिन ये मटेरियल क्या है। तो ये मटेरियल था सीमा का, भारत पाकिस्तान वाली सीमा नहीं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। याद रखना, सीमा है यहाँ पे भी है और सीमा ओशिनिक क्रस्ट पे भी तो है। जो सियाल है ये सिर्फ कॉन्टिनेंट क्रस्ट पे ही है, बस यही बताना था। आ जाओ अभी इनर ब्यूटी पर। तो ये किस फॉर्म में होगा, ये होगा लिक्विड फॉर्म में। लो भाई, हो गया माथा गोल। और ये किस फॉर्म में होगा, ये होगा सॉलिड फॉर्म में। लो भाई, ये लिक्विड फिर सॉलिड, यहां सेमी लिक्विड फिर सॉलिड। इसके पीछे क्या रीजन था, टेम्परेचर और प्रेशर का खेल था। ये यहां पे भी वही खेल है, बट बस एक चीज यहां चेंज हो रही है। क्या चेंज है वो चेंज है सीमा और सियाल वाला। क्योंकि यहाँ पे ना तो सीमा है ना सियाल है, यहाँ पर तो दूसरे भाई आ गए हैं। उन भाइयों का नाम है निकल और आयरन। निकल और आयरन, बस यही मेन इसके पीछे का रीजन है इसकी स्टेट चेंज होने का। लिक्विड क्यों है, आपको मालूम होगा कि हर मेटल का एक अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। मान लो कोई अगर चीज 100 डिग्री पर वाटर बॉयल हो रहा है, तो अलग अगर मेटल होगा या अलग एलिमेंट होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस आएगा। तो बस जो निकल और आयरन है इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम है सीमा और सियाल के मुकाबले। तो मींस कि टेम्परेचर अगर कम हो, इतना नहीं भी बढ़ रहा होगा, बट ये फिर भी लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। बट टेम्परेचर तो बढ़ा मिलेगा, यहां से तो ज्यादा ही मिलना है ना, क्योंकि और ज्यादा डीप में चले गए। ये तो हो गया आउटर कोर की कहानी। बट आप बोलोगे कि सर टेम्परेचर तो इनर कोर में उससे ज्यादा मिलना चाहिए, यहां क्यों नहीं है लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। उसके पीछे का भी रीजन बताता हूं। मान लीजिए
ये हो गया हमारा कोर। ये सिर्फ कोर को समझिए आप, भारी चीजें छोड़ दो, जो मेंटल और जो क्रश रह गया था वो हो गया, जो कहानी होनी थी। अब निकल और आयरन, इन दो भाइयों की कहानी हम समझेंगे कि इन दो भाइयों की वजह से यहाँ क्या हंगामा मचा हुआ है। तो ये है सेंटर। तो सोचो जो पूरी अर्थ का जो प्रेशर है, जो प्रेशर पड़ रहा है पूरी अर्थ का कोर पर, वो सबसे ज्यादा प्रेशर उस कोर में कहां पड़ रहा होगा? वो उसके सेंटर में पड़ रहा होगा। यहां पर चारों तरफ से बहुत सारा प्रेशर आ रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर सेंटर पे पड़ रहा है। तो जितने भी हैवी मेटल्स होंगे इसमें, जो भी, यानी कि इनर कोर और आउटर कोर में जितने हैवी मेटल होंगे, सारे प्रेशर लगने की वजह से कहां आ रहे होंगे? सेंटर की तरफ आ रहे होंगे कि चलो भाई चलो चलो, धक्का लग रहा है, धक्का लग रहा है। धक्का लगते हुए वो आ गए सेंटर में। अब इतना ज्यादा प्रेशर हो गया, ऊपर से वो हैवी मेटल्स भी हैं, हैवी मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी डिफरेंस आ गया उसमें। तो वहां पर आके वो सॉलिड स्टेट में आ गए, उन्हें नहीं टाइम मिला कि वो लिक्विड फॉर्म में ही रह सके। बस यही थी वो कहानी। लेकिन जो यहाँ लिक्विड फॉर्म थे, यहाँ पे थे हल्के मेटल्स, लाइटर मेटल्स थे। ये बाहर की तरफ आ गए प्रेशर लगने से, क्योंकि ये पहले तो बैठे सही जगह थे, लेकिन जब हैवी मेटल अंदर घुसे, हैवी मेटल ने कहा भागो भाई बाहर की तरफ, तुम्हारा काम बाहर है, तुम बाहर रहो। और बाहर रहने की वजह से ये लाइटर मेटल लिक्विड में रह गए। क्या रह गए? लिक्विड में रह गए। अब हमें इनकी दो चीज पता लगी कि इनकी स्टेट क्या है, लिक्विड और सॉलिड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई डिस्टेंस कितना है इनका, गहराई कितनी है, कितनी नीचे जाके ये सारी कहानी हो रही है? ये कहानी हो रही है सारी जाकर 6375 किलोमीटर पर। कितना गहरा है भाई, कितना गहरा है। सोचते हुए भाई कई बार तो बस छोड़ो यार, नहीं बताना तुम्हें, तुम टॉपिक पे ध्यान दो। पता लगे एग्जाम में यही गहरा गहरा लिखा है और हो गया लो काम। तो ये कहानी थी इन तीनों लेयर्स की। आपको इमेजेस दिखा देता हूं हल्की फुल्की, ताकि याद रहे। कहीं मेरी ड्राइंग कहो कि सर इतनी ड्राइंग आपकी अच्छी थी, थोड़ा याद रहने में दिक्कत हो गई। ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये होगी ओशनिक क्रस्ट। देख लिया? ये था एटमॉस्फेयर का, जहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिएक्ट कर रहे थे और हीट हो रही थी। ये है तीनों। ये देखो कितनी बढ़िया ड्राइंग बनाई है, कितनी बढ़िया ड्राइंग। एक मैं हूं एमएफ हुसैन बना फिर रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ड्राइंग मैंने अभी तक सीखी नहीं। लगाई है भाई इस हफ्ते क्लास, जाने लग जाऊंगा, टेंशन मत लो, तुम पे प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। मैं ड्राइंग भी सीख लूंगा, ज्योग्राफी तो सीख ली, अब ड्राइंग सीखने की मेरी बारी है। चलो, ये हो गया एटमॉस्फेयर, ये हो गया मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ये आउटर कोर जहां पर लिक्विड था, और ये इनर कोर जहां सॉलिड था। ये देखिए 1400 माइल्स थिक लिक्विड आयरन एंड निकल। सही बताया सर ने, गलत नहीं इंफॉर्मेशन दूंगा। ये आ गया इनर कोर। इसके बाद ये देखो जादुई गेंद, यानी कि हमारा कोर, इनर कोर। अब क्या बात है, अब ट्रांजिशन जोन्स होते हैं। ट्रांजिशन जोन्स क्या होते हैं कि जो चेंज होते हैं, बट वो अभी नहीं बताऊंगा भाई। इतना सब कुछ बता दिया, क्या पता दिमाग पर बर्डन पड़ जाए आपको। सर बस ये बता दिया, बाकी बाद में बताने। आया होगा ना मन में या नहीं आया? मेरे को तो लगता नहीं आया होगा। मजा इतना आ रहा है ना, मेरे को तो पढ़ाने में दिल कर रहा है, सारी ज्योग्राफी आज ही पढ़ा देता हूं, बट नहीं, अगली बार के लिए छोड़ देते हैं वो चीज। और आशा करता हूं आपको ये वीडियो तो बहुत पसंद आई होगी, ये लेक्चर आपको मजा आ रहा होगा सुनने में। अगर आपको सच में मजा आ रहा है तो नीचे ना वो एक, समझ गए होगे, अंगूठा, लाइक, हाँ भैया कर जाना है तुमने। कहीं भूल जाओ कि सर तो आए कर के जादू जूदू दिखा के चले गए। भाई जादू के पीछे फीस लगेगी, और वो फीस है आपका लाइक। और अगर आपका दोस्त भी चाहता है कि ये जादू वो भी देखे, तो उसको शेयर कर देना। शेयर करने से पहले आपको वो घंटी बजानी होगी, यानी कि सब्सक्राइब करना होगा। बस ये छोटे से 3 काम करते रहो, ये सारा जादुई खेल ज्योग्राफी का मैं आपके लिए डेली लेते कर आता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।